Hello dear students. So beta, we are doing the chapter number 4 of your chemistry NCERT book, that is chemical kinetics, and we have covered almost all the important topics of this chapter regarding the rate of reaction. That is, we have already done the previous topics like integrated rate expressions, which are very important regarding the examination point of view. Okay, betu. So beta, today we will discuss another important factor, another important topic of this unit, which is also very important regarding the examination point of view, because it also contributes a numerical of at least 3 marks in your final examinations. Means to say, if non-numerical is chosen from the integrated rate expressions, then this particular topic may have the numerical in final examination. So beta, today's topic is temperature dependence of the rate of reaction. That is temperature dependence of the rate of reaction. आपको याद होगा हम लोग फैक्टर्स कर रहे हैं डिटेल में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, जो लास्ट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आप लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, उससे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह, मॉलिक्युलरिटी एक्सेट्रा, दे फॉल अंडर द फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन, मींस हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. वो सारे के सारा जो हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है, डिस्क्रिप्शन की है, वो सारे का सारा कंसंट्रेशन फैक्टर के अंदर आता है. Now this is the second most important factor, that how temperature affect the rate of a particular chemical reaction. So beta, as we already discussed in last videos, little bit हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था वहाँ पे कि for every 10 degree rise in temperature, the reaction rate almost doubles or even more. ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था जब हमने एक छोटी सी डिस्ट्रक्शन की थी कि जो टेम्परेचर फैक्टर होता है ये लार्जली इफेक्ट डालता है. इट लार्जली अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग इट्स रेट ऑलमोस्ट डबल और इवन मोर. इवन मोर मींस 3 गुना हो सकता है, क्वाड्रपल्स 4 गुना हो सकता है. ठीक है, अब उसके पीछे रीजन क्या होता है और किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने इस फैक्टर को फिजिकली जस्टिफाई किया और इंटरप्रिटेशन किस साइंटिस्ट ने दी, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. मीन्स टू से, इन शॉर्ट, वी विल डिस्कस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. सो बेटा, नाउ, so it has been found, as we already studied, it has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly doubled or even more. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि for every 10 degree rise in temperature, the reaction rate almost doubles or even more. Even more means 4 गुना तक बढ़ सकती है वो रेट. इसके लिए मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को डिस्कस की थी आप लोगों के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल जो कॉमन फ्रॉम आवर डे टू डे रूटीन से जो हम लोग कॉमन एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन कोल्ड मिल्क एंड हॉट मिल्क की एग्जांपल मैंने दी थी कि हॉट मिल्क में शुगर डिसॉल्व इमीडिएटली, बट इन कोल्ड मिल्क इट टेक टाइम. ठीक है, अगर केमिकली बात करें तो there are lot of chemical reactions which takes place only under the presence of temperature conditions, only in the presence of heat. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक है आपके पास, ये आपकी NCERT में दी हुई है एग्जांपल, means to say that the decomposition of N2O5, the decomposition of nitrogen pentoxide, ठीक है, it takes about 12 minutes for half of its original amount of the material to decompose. Means half of nitrogen pentoxide gets decomposed in 12 minutes. ठीक, at 50 डिग्री सेल्सियस. मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस में 12 मिनट्स में नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हाफ
क्या कर जाती है, डिकम्पोज कर जाती है। मीन्स आप अगर 1 मोल ले रहे हो तो वो हाफ ही बचेगा, 12 मिनट्स के बाद वो हाफ मोल डिकम्पोज कर जाएंगे। बट कहता 5 आवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स जो रूम टेम्परेचर होता है, अगर हम सेम रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करते हैं तो उस केस में इट टेक्स 5 आवर्स लेगी ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करने के लिए। सिमिलरली एंड 10 डेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10 डेज लेगी। 10 डेज मीन्स 240 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से टेम्परेचर इफेक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। वी कैन इजीली विजुअलाइज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इन द लैब, ठीक है। ये हम कर सकते हैं वहाँ पे लैब में, हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज को कि डिकम्पोजिशन किस तरह से इफेक्ट होती है विद राइज इन टेम्परेचर कंडीशन। इसी तरह से मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड, ये बेटा हमारा प्रैक्टिकल भी है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रैक्टिकल है, ये टाइट्रेशन है पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। नाउ पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स डीकलराइज्ड फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर देन दैट एट अ लो टेम्परेचर। ये आप लोग परफॉर्म भी करोगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, टाइट्रेशन परफॉर्म भी करोगे पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, प्लस 2 के सिलेबस में है ये, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखोगे अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन करवाते हैं मींस टाइट्रेशंस कैरिड आउट करते हैं बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो डीकलराइज नहीं होगा लो टेम्परेचर के ऊपर, समझ रहे हो। बट जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे जो कंडीशन होती है जब आप परफॉर्म करोगे तो आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे कि जो ये एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस होता है इसके लिए जो टेम्परेचर कंटेंट चाहिए होता है, जो टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है वो 60 to 70 और 70 to 80 डिग्री के आसपास चाहिए होता है, तब रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। टाइट्रेशन तभी कंप्लीट हो पाती है, हमारी रीडिंग जो है वो तभी एग्जैक्ट आ पाती है, अदरवाइज आती नहीं है रीडिंग। तो इस केस में क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसी कौन सी चेंज वहाँ पे हो रही है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया जी, या और इट गेट्स क्वाड्रुप्लड और ट्रिपल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके पीछे एक थ्योरी है, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और कोलिजन थ्योरी, ठीक है। इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, लो टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम। लो टेम्परेचर कंडीशन आपको पता है, लो टेम्परेचर अगर है तो सिस्टम में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, मूवमेंट कम होती है, द मूवमेंट इज लो बिकॉज ऑफ व्हिच द पार्टिकल्स कोलिजन आल्सो लो। अगर पार्टिकल कोलाइड ही नहीं हो रहे हैं देन हाउ ओल्ड बॉन्ड्स गेट्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स गेट्स फॉर्म। एक्चुअली होगा क्या, जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे वहां से एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस होंगी, वो एनर्जी चेंजेस ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे प्रेजेंट बिटवीन द रिएक्टेंट्स, और न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस होगा। तो लो टेम्परेचर के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कम होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स काइनेटिक एनर्जी कम है। अल्टीमेटली जो कोलिजन्स हो रही हैं बिटवीन द रिएक्टिंग पार्टिकल्स वो लो होंगे, तो अल्टीमेटली रेट क्या हो गया, लो हो गया। अब हमें पता है, क्या पता है, व्हाट डू यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग, चाहे आप सॉलिड मैटर ले रहे हो, लिक्विड ले रहे हो, गैसेस ले रहे हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, उनमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा राइज कर जाती हैं, ठीक, एंट्रोपी फैक्टर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। अगर मूवमेंट इंक्रीज कर रही है, मूवमेंट इंक्रीज करने से क्या होगा, अल्टीमेटली नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली रेट ऑफ फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट विल आल्सो इंक्रीज। बड़ा सिंपल सा पिंडा है बेटा ये। एक चीज और देता हूँ, और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल अपने डे टू डे रूटीन से। डिसोल्यूशन शुगर, चाहे आप कोल्ड मिल्क में डिसॉल्व कर रहे हो या हॉट मिल्क में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है,
अगर आपने 1 टेबल स्पून जो टी स्पून होता है, टेबल टी स्पून जो होता है, अगर आप लोगों ने 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड किया इक्वल अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर में, ठीक है, पहले 1 सैंपल ले लीजिए, मान लीजिए कोल्ड वाटर ही लेते हैं, सॉरी कोल्ड मिल्क ले लो, वाटर छोड़ो मिल्क ले लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, फ्रीजर से निकाला हुआ नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस जो ऐसे रूम में पड़ा हुआ मिल्क है वो आपने सैंपल ले लिया, 1 कप ऑफ simple milk you have given and you are asked to dissolve 1 spoon of sugar in it, ठीक, आपने क्या करते हो आप जनरली स्पून के साथ उसको स्टर करते हो नहीं करते हो, ऐसे थोड़ा नहीं होता कि स्पून ऑफ शुगर डाला और एज इट इज रख दिया और पी दिया, क्या वहाँ से स्वीटनेस आएगी? नहीं आएगी। आप क्या करते हो उसको स्टर करते घोलते हो, उसको क्यों घोला जाता है? अभी सोचा कि हम लोग स्पून के साथ उस मिल्क को क्यों घोल रहे हैं? चीनी तो हम लोगों ने डाल दी, शुगर तो ऐड कर दी है, देन व्हाई वी स्टर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर मिल्क सैंपल को क्यों स्टर कर रहे हैं? जस्ट टू मेक द डिसोल्यूशन प्रोसेस फास्टर, डिसोल्यूशन प्रोसेस को फास्टर बनाने के लिए। वो फास्टर कैसे होगी? आप जैसे स्टर करोगे जो पार्टिकल्स ऑफ मिल्क है उनमें मूवमेंट होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और जिसकी वजह से कोलिजन होंगे इनमें मिल्क पार्टिकल्स एंड शुगर पार्टिकल्स में। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर 1 स्पून इन अ सैंपल ऑफ मिल्क टेक्स 10 minutes for dissolution without stirring, then same amount of sugar can be dissolved only in 2 to 3 minutes in the same sample of milk by stirring। तो वहाँ पे वो रेट क्यों आया? अब टेम्परेचर तो सेम है, रेट किस वजह से चेंज हुआ? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, एंट्रोपी ऑफ द शुगर पार्टिकल्स एंड मिल्क पार्टिकल्स की वजह से, ठीक बेटू, समझ रहे हो? इसी तरह से हॉट वाटर में, हॉट मिल्क में भी ऐसे आप ले सकते हो एग्जांपल। हॉट मिल्क में आपने टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर आप स्टर नहीं भी करोगे तो भी एज कम्पेयर टू कोल्ड मिल्क द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल टेक्स प्लेस फास्टली बट नॉट एज फास्ट एज इन केस ऑफ स्टरिंग, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी आप स्टरिंग के साथ कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे हॉट मिल्क में स्टर भी करते हो तो और ज्यादा, मीन्स अगर वो 3 मिनट ले रही है डिसॉल्व होने के लिए, तो जब आप स्टर करोगे तो हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, 2-3 सेकंड में या 4 सेकंड में या 5 सेकंड में तो मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर फैक्टर के साथ साथ एक और फैक्टर एक्ट कर रहा है, दैट इज डिस्टर्बेंस, एंट्रोपी फैक्टर, कोलिजन बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ये सारी चीज, ठीक है। और इस चीज को ये जो हम बोल रहे हैं दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री ऑलमोस्ट बिकम्स डबल, ये इसी वजह से होता है, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है जी। और नंबर ऑफ कोलिजन की वजह से तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन वो भी क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इस चीज को दिया जाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन विद राइजिंग टेम्परेचर को स्टडी किया जाता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट के साथ डिस्कस किया जाता है, ईटा भी कह सकते हो या सिंपल एन वैल्यू भी कह सकते हो उसको, इसके साथ इसको स्टडी किया जाता है। और क्या होता है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द 2 टेम्परेचर रेंजेस, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 308 केल्विन, मान लीजिए हम रूम टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन जो होता है, तो उस केस में आपने 298 केल्विन से 10 डिग्री राइज कर दिया, टेम्परेचर बन गया 308, तो उस केस में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T + 10 दैट इज 308 केल्विन टेम्परेचर टू दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री दैट इज 298 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जिसको हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उस चीज को एक्सप्रेस किया जाता है बाय दिस फैक्टर, बाय दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है बेटा। सिंपली दैट इज सिंपल एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है
उसमें हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट के विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। किसके साथ? टेम्परेचर कोएफिशिएंट के साथ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? एन या ईटा, ठीक है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज रेट कांस्टेंट एट T plus 10 degree, that is 308 Kelvin, to that of the rate constant at T, that is 298 Kelvin। अगर हम सिंपल टेम्परेचर कंडीशंस लेकर चलते हैं, but the temperature dependence of the rate of chemical reaction can be accurately explained by, जो इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन थी टेम्परेचर की इफेक्ट ऑफ, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको एग्जैक्टली जो एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, क्वांटिटेटिवली इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था, वो थी अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन के साथ इसको एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया गया था। और क्या थी अर्हेनियस इक्वेशन? इट वाज K इज इक्वल टू, इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, इधर पे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन थी। इट वाज K इज इक्वल टू, K इज रेट कांस्टेंट, K इज इक्वल टू A e raised to minus EA upon RT, ये पूरी टर्म e raised to minus EA upon RT, it is called exponent, ये exponent कहलाता है बेटो। Now A क्या है? Rate constant। A क्या है? A is constant for a specific reaction, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और इसको बोला जाता है अर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है, क्या बोला जाता है? अर्हेनियस कांस्टेंट। A is the Arrhenius factor और Arrhenius constant, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, and also known as pre-exponential and is constant specific to a particular reaction। Now अब इसको वन बाय वन बताता हूँ मैं। Arrhenius factor क्योंकि Arrhenius इक्वेशन से रिलेटेड कांस्टेंट है इसलिए बोला जाता है, बट why it is known as frequency factor क्यों बोला जाता है इसको? फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स the collision frequency that takes the collision frequency of the reactant species, reactant particles or reactant molecule। number of collisions को describe करता है ये, ठीक है, जो active collisions होते हैं हमारे पास कोई भी reaction बेटू जब takes place करती है, whenever a particular reaction takes place, there exist two types of collisions among the reacting particles, among the reacting species। One type of collisions are known as effective collisions and other are ineffective collisions। Effective collisions are those which actually participate in the chemical reaction, that is which actually participate in the formation of products, or you can say because of which the product formation takes place, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव कोलिजन्स। और इफेक्टिव कोलिजन्स एक होते हैं इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मींस टू से कोलाइड तो हो रहे हैं, ठीक है, कोलिजन्स तो हो रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स कोलाइड तो हो रहे हैं आपस में, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्टिव कोलिजन्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। और जो नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस करते हैं पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये अब नेक्स्ट टॉपिक जो प्रैक्टिकल टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल तो हम डेफिनेशन क्योंकि यहाँ पे यूज हो रही है इसलिए थोड़ा थोड़ा साथ में डिस्कस करते रहिए इस चीज को। सो यही कारण है कि इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्लियर बेटो? और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मींस एक्सपोनेंट जो टर्म है उससे जस्ट पहले होता है इसलिए बोल जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। नाउ क्लियर बेटा? द सेकंड थिंग EA is beta, you can write EA is activation energy or energy of activation, that is activation energy that is measured in joule per mole। इसके यूनिट होते हैं जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? What do you mean by activation energy? एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है? एक्टिवेशन का मतलब होता है you means to say, activation means to say to initiate, to start up, ठीक है। एक्चुअली किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है, whatever we want to do, we
require, we need initiative. इसको आप बोलते हो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नहीं, हम कहते हैं ना कि कोई भी नया काम करना है तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मतलब स्टार्टअप तो करना ही पड़ेगा उसको। और उस स्टार्ट करने के पीछे, उस वर्क को, पर्टिकुलर वर्क को स्टार्ट करने के पीछे हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप अपनी केमिस्ट्री की बुक को ही लिफ्ट अप करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स उस बुक के ऊपर लगाना पड़ेगा, which should be greater than the force of the book that is applied on the surface. जो बुक सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, उस फोर्स से ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस बुक को ऊपर लिफ्ट अप करने के लिए, ठीक है बेटू। ये वही एक्टिवेशन होती है। मींस एक्टिवेशन जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स to get converted into products, clear। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से जस्ट पहले एक और होती है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी जस्ट आपके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी और आप कह सकते हो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव, द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, ठीक है, in order that the collision between them may be effective, that is called threshold energy। Means to say रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उनके पास होनी चाहिए, दैट मस्ट हैव विद द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू पार्टिसिपेट और टू कोलाइड इफेक्टिवली और टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव कोलिजंस, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value, that is known as activation energy। समझ रहे हो? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसको बेटा EA से डिनोट किया जाता है, इससे EA, कैपिटल E एंड स्मॉल a, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। R के बारे में आप जानते हो अच्छी तरह से, इसकी जान पहचान आपके साथ हुई पड़ी है +1 में। हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करके आए हैं, वहाँ पे आपने गैस की स्टेट डिस्कस की थी। तो गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो होता है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एंड T इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये थी क्या? अर्हेनियस इक्वेशन किसने प्रोवाइड की थी, ठीक है, हु गेव इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था, दैट पर्सन वाज डच केमिस्ट J.H. van Hoek। ये J.H. van Hoek पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम, केमिस्ट थे ये, डचिस्ट केमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया था। जैसे आप कोई मान लीजिए कोई भी अपना प्रपोजल रखता है, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड अपना प्रपोजल, अपना आइडिया रखता है, वो वाला, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसको डच केमिस्ट ने प्रपोज किया था, नाम था J.H. van Hoek। लेकिन जो इसकी फिजिकल जस्टिफिकेशन थी और इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, मींस एक क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन जो दी गई थी, फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो इसकी दी गई थी, मतलब इसको जो डिटेल में डिस्कस किया गया था वो थे साइंटिस्ट Arrhenius, ठीक है, इंटरप्रेटेड बाय स्वीडिश केमिस्ट Arrhenius। इसीलिए इसको Arrhenius इक्वेशन के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। That's why it is introduced by the name Arrhenius equation, because the main contribution was made by Arrhenius for its physical justification and interpretation। ठीक बेटू, this equation gives the quantitative effect of temperature
on the rate of a particular chemical reaction in terms of activation, energy and frequency factor. Is that clear beta? This is all about Arrhenius equation. क्लियर है? ये आपका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन थी जो दी गई थी बाय Arrhenius. Means how the effect of temperature alters the rate of reaction. ठीक है बेटू? Now इसकी एक थोड़ी सी एलैबोरेशन है, वो डिस्कस कर लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हमारे पास आते हैं तो वहाँ पे हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यूज होती है, तो वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे. सो यू कैन राइट. क्या करना है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ नेचुरल लॉग वैल्यू देनी है, मतलब एक्सपोनेंट को खत्म करना है. तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों तरफ. इस इक्वेशन को नंबर दे दीजिए 1. इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 1. नाउ टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ए अपॉन आर टी. क्योंकि जब नेचुरल लॉग लोगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपके पास. ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ए अपॉन आर टी. ये आपके पास बन गया जो इसी आफ्टर टेकिंग द नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. नाउ आफ्टर दिस मान लीजिए दो टेम्परेचर कंडीशंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आपको पता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है, ठीक है. अभी सारे हम वही चीजें डिस्कस की. नाउ यू कैन लिख इफ द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 and T2, if the values of rate constant at temperature T1 and T2 are K1 and K2 respectively. ठीक है, टेम्परेचर T1 के बाद मान लीजिए रेट कांस्टेंट K1 है एंड एट टेम्परेचर T2 इट बिकम्स K2. देन क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, दो इक्वेशन बन जाएगी ना. नेचुरल लॉग ऑफ K1 के लिए that is rate constant at temperature T1, similarly rate constant at temperature T2. So you can write it as natural log of K1 is equal to natural log of A. ये constant रहता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस E अपॉन RT1. Similarly natural log of K2 is equal to natural log of A minus EA upon RT2. ठीक है बेटा, दोनों कंडीशंस अप्लाई कर दी. नाउ अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसको इक्वेशन दे दो 2, इसको दे दो 3. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from equation 2. जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू, जब इसको करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ A नेचुरल लॉग ऑफ A तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल इक्वल टू ये अपॉन, क्योंकि दिस माइनस दिस करना है तो पहले पूरी लिख लीजिए फिर देखने बाद. नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस E अपॉन RT2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस E अपॉन RT1. इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए. इसको आप दोबारा लिख सकते हो. नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस नेचुरल लॉग ऑफ B क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ A ओवर B. मींस log A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, log A ओवर B. तो ये लिख सकते हो
or you can say natural log of k2 over k1, it becomes equal to EA upon R. ये पॉजिटिव है 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर बेटा? नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है, खत्म हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या बना EA/RT1 माइनस EA/RT2, दैट इज EA कॉमन है दोनों तरफ, तो हो गया EA/R कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1/T1 माइनस 1/T2 फैक्टर बच गया। इसको और एलैबोरेट करेंगे आगे, ठीक है? ये लिख लेना सारा, यहाँ तक आ गया, किसके बाद चलेंगे? अब क्या बन जाएगा ये? नाउ इस इक्वेशन को आप बेशक नंबर दे दो 4 नंबर दे सकते हो उसको। नाउ इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ, जब हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे इसमें log बेस टू 10, तो क्या बन जाएगा? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, इस तरह से लिखेंगे इसको 2.303 log of k2 over k1 is equal to EA upon R 1/T1 minus 1/T2। ठीक है बेटा? क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एनीथिंग बिकम्स इक्वल टू 2.303 log of that particular term। ये पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, आपको पता होगा इसके बारे में। सो नाउ अब इसके बाद क्या बनेगा? ये 2.3 उधर चला जाएगा, क्या बन गया? log k2 over k1 it is equal to EA upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। This equation number 5 will represent the quantitative expression for studying the effect of temperature on the rate of reaction। ठीक है? इसको और ज्यादा आप एलैबोरेट कर सकते हो, इसको और थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर दीजिए। इट बिकम्स इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। ये इक्वेशन 5 इसको दे दो, ये रहने दो, ठीक है? उसको भी दे सकते हो, चाहे इसको दे दो, जिसको मर्जी दे दो, क्योंकि बाद में सॉल्यूशन इसी तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये इक्वेशन आपकी यूज होती है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, ठीक है? और सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द Arrhenius इक्वेशन। और यहीं से एक तो इसकी सिंपल इक्वेशन है, दैट इज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ये तो हो गया टेम्परेचर चेंज, जब आपके पास इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए T था, आपने बाद में T प्लस 10 कर दिया, तो उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे वो इस इक्वेशन के चलते करेंगे, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपको Arrhenius इक्वेशन में के थ्रू एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है या रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला जाता है, तो उस केस में जो हम जनरल लेंगे वो वहीं से चलेंगे। ये वाली इक्वेशन दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ k माइनस EA अपॉन RT, ठीक है? ये वाली इक्वेशन लेकर चलेंगे उसमें, जब सिंगल टेम्परेचर कंडीशन आपके पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अप्लाई नहीं करें, उस केस में जब इसको कन्वर्ट करोगे नेचुरल लॉग को log बेस टू 10 में, क्या बन जाएगा? 2.303 log of k is equal to 2.303 log of a minus EA upon RT, ठीक है बेटू? और इस केस में 2.303 उधर ले जाओ, क्या बन गया? log of k is equal to log of a minus EA upon 2.303 RT, ठीक? और यू कैन से ये आपके पास बन जाएगा log of k is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log of a,
और ये क्या है, याद आया क्वेश्चन? इस रिएक्शन को देखें, दिस इक्वेशन इज वेरी मच सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? दिस इक्वेशन इज वेरी मच सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां से स्लोप जो आपके पास आएगी, वहां से हम रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। दैट इज ये बन जाएगा आपके पास जो स्लोप आएगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा बेटा। ये दिस इज log of a and along x axis 1/t। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे दैट विल बी लाइक दिस, log a वर्सेस 1/t स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे आप लोगों के पास जो स्लोप आएगी दैट विल बी इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू -ba/2.303r। वेयर बेटू ये है आपके पास स्लोप ऑफ लाइन। सो बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ लाइन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड इफ यू हैव एक्सपेरिमेंटल डाटा। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है इस तरह से, तो आप लोग वहां से एक्टिवेशन एनर्जी को इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो बाय फाइंडिंग द स्लोप। इज दैट क्लियर बेटा? सो दिस इज ये दो तरह की इक्वेशन आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है, एक ये वाली इक्वेशन नंबर 5, ठीक, और ये एक दिस इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 2 से प्रोड्यूस हुई है। इक्वेशन 1 दिया था आपने, इक्वेशन 2 दिया, इक्वेशन 2 दिया था, इक्वेशन 2 से जो आपकी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को माइंड में अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आते हैं। Related to the equation this, that is simple Arrhenius equation, and equation this, that is log K2 by K1, that is two temperature conditions के ऊपर rate of reaction discuss impact of the activation energy कैसे change होती है, वो सारे का सारा इक्वेशन के साथ स्टडी किया जाता है। क्लियर बेटा? So this is all about the temperature dependence of the rate of reaction, that is effect of temperature on rate constant, effect of temperature on rate constant, and can be discussed in the form of, इसकी फॉर्म में डिस्कस किया, Arrhenius equation की फॉर्म में आप लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो बेटा ये था आपका आज का टॉपिक, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट टू दोज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस, ठीक है। केमिकल किनेटिक्स में बेटू ओनली 2 टॉपिक्स आर देयर व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। One is integrated rate expression based numericals or integrated rate equations for 0 order and first order, ठीक है, and the second one is Arrhenius equation that we have done today, ठीक है। So you have to complete both these topics carefully. More practice session must be required, ठीक है, for these topics। बहुत ज़्यादा आप लोगों को करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं 3 to 5 मार्क्स की जो वेटेज है इस चैप्टर की वो आपकी कंप्लीट हो जाए बेटा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बड़े इजी हैं बेटा, इसके कोई आपको सिर्फ ये अरेनियस इक्वेशन अप्लाई करनी है, बाकी सारी कंडीशन आपको गिवन होगी, रेट कांस्टेंट गिवन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, या अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी तो हो सकता है रेट कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, टेम्परेचर कंडीशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेंगी, तो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज इन द Arrhenius equation, you could get the solution easily, ठीक है बेटू। और एक अदर टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे आपको एक ऑलरेडी इक्वेशन दी जाएगी which is very much similar to equation this, ठीक है। आपको मैं एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ, ये आपकी NCERT का ही न्यूमेरिकल है बेटा, NCERT एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है ये, आप नोट कर सकते हो इसको। इट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4.27, ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है बेटा क्वेश्चन 4.27 NCERT एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस इक्वेशन बेस्ड। मतलब आपको एक इक्वेशन ऐसे दी हुई है, एक ये आपकी होगी, आपने उसको कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, एक जो गिवन है और एक जो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक बेटो। ये है क्वेश्चन नंबर 4.27। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4.26 वो जो हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे लिखी थी, जो मेन इक्वेशन थी आपकी अरहेनियस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अरहेनियस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, उस फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी थी वो 4.26 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। a = a e raised to minus e upon rt, ये वाली इक्वेशन जो थी a = a into e raised to minus e upon rt, ये ठीक है। 4.26 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, 4.26 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ठीक है बेटो। तो इसके बाद 4.29 एंड 4.30 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ बेटा। 4.29 एंड 4.30 जो क्वेश्चन है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड है, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो आपकी ये ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है, एक तरह से आप कह सकते हो अरहेनियस इक्वेशन का, ठीक बेटो। सो दिस इज ऑल अबाउट द अरहेनियस इक्वेशन, क्लियर। इस पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह से पहले इलैबोरेट करके प्रैक्टिस कर लेनी है, इसकी लिख के देख लेना है। आफ्टर दैट try to solve the numericals, clear beto। numericals are very simple, only calculations are required if you have the formulation, if you understand the formulation then you have to just fill up the values, respective values in the operation, ठीक है, and simple calculations, by using simple calculations you can get the answer easily। so ठीक है बेटो, take care। I again repeat these topics of that is chemical kinetics, which one, integrated rate expression based numericals and Arrhenius equation based numericals are very important regarding the examination point of view, clear beto। so practice these questions as much as possible। first complete the NCERT numerical problems and after that the additional problems which you could get from the assignment, ठीक है बेटो। okay, take care, bye bye बेटा।